हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम एग्ज़ाम्स के लिए कल हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानते हुए आज हम लोग समुद्र तट रेखा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। इनकी संख्या 9 है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स आरओ में इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने के बाद जिस तरह से 18, 19, 20 में कंटिन्यूअस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है। कोई भी स्टेटमेंट के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसलिए ये जो राज्यों की संख्या है, ये राज्य कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि समुद्री तट रेखा को टच करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से स्थल वाले राज्य हैं जो मतलब लैंड है, जो हमारी बाउंड्रीज को टच कर रही है, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समुद्री तट रेखा वाले राज्य। ऐसे 9 राज्य हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का कल हम लोगों ने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने एक रीजनल प्लानिंग की बात की थी और डेवलपमेंट देखा था, जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हमें रीजनल नॉलेज होती है तो हम किसी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो भारतीय राज्यों को टच करती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ है, जो बांग्लादेश है। सबसे कम बाउंड्रीज किसके साथ है, जो अफ़गानिस्तान है। ऐसे कितने राज्य हैं, टोटल 17 हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सीमाओं का निर्धारण हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल बाउंड्रीज और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। आर्टिफिशियल का मतलब ही है कि जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसे सरकार द्वारा या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो डिसाइड की गई हैं, वो कृत्रिम बाउंड्रीज में आएंगी। भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती हैं। इनके नाम याद कर लेना। और वैसे भी ये सब करंट में इतना ज़्यादा रहता है कि आप लोगों को इनकी लोकेशंस याद ही होंगी, जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद अक्सर करके चलता रहता है। बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होता है उसको लेके विवाद चलता रहता है। जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं माइग्रेशंस के तौर पे, जब हम लोग कहते हैं कि ये इनलीगल बाउंड्रीज मतलब ये इनलीगल एंट्रीज़ हैं, तो क्या बाउंड्रीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं और मेंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस देश की सीमा हमसे लग रही है और किस देश के साथ हमारा कौन सा विवाद चल रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पे चलता है, नेपाल के साथ कभी कभी हम इनलीगल तौर पे जो लोग आ जाते हैं उनको लेके चलता है, बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह का विवाद चलता है। और किन किन देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हम लोग या इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या हम पॉलिटिकल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये जो सामरिक मुद्दे होते हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करते हैं। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि अब आयोग फैक्ट से हटकर
कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा है, और कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आपके बेस पूरी तरह से क्लियर होंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लोग 11th क्लास और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है 6 की है उनको पढ़ सकते हैं। और वैसे अभी अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये नोट्स आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। अगर नेचुरल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें हिमालय, नॉर्थ में उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, जो कि हमारी प्राकृतिक बाउंड्रीज़ हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत एवं चीन के मध्य की सीमा का निर्धारण 1914 में हुआ था, जिसकी लंबाई 3840 किलोमीटर है और इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम राजस्थान तथा कच्छ प्रदेश तक फैली हुई है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा सीमा का निर्धारण करता है। वहीं पर अगर हम देखें कि बांग्लादेश और भारत के मध्य संपूर्ण सीमा रेखा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम व मेघालय के स्थलीय भागों को स्पर्श करती है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को क्लियर करते चलिएगा कि कौन सी सीमा किससे टच हो रही है, कितनी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस राज्य के साथ है ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत और म्यांमार के बारे में। भारत व म्यांमार के मध्य हिमालय से निकलने वाली उत्तर पूर्वी श्रेणियाँ, मतलब वो माउंटेन रीजन्स हैं जो इस सीमा का निर्धारण करते हैं, और ये एक प्राकृतिक है क्योंकि इतने बड़े बड़े माउंटेन रीजन हम लोग नहीं बना सकते, ये नेचुरल बनाए गए हैं। और ये हैं लुसाई, नागा, अराकान योमा एवं पटकोई। ऐसे रीजन्स, ऐसी श्रेणियां हैं या ऐसे माउंटेन रीजन्स हैं जो सीमा का निर्धारण कर रहे हैं भारत और म्यांमार के बीच में। यही श्रेणियां भारत को इरावती नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। इरावती नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन पाई जाती है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थी। करंट के टॉपिक यहीं सब से निकलते हैं, तो इनके ऊपर भी आप लोग फोकस करते चलिएगा। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में बसा हुआ है समुद्री देश मालदीव है। तो लक्षद्वीप के पास जो है, इसमें एक चैनल भी है जो उनको डिवाइड करता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। बंगाल की खाड़ी के सीमांत देशों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस आती हैं। हो सके तो आप लोग इनको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था इसलिए यहाँ पे मैप आया नहीं है। वैसे ऑक्सफोर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो अगर आप लोग चाहें तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग अपने पास एक मैप रखिए, नहीं तो गूगल पे सर्च करके मैप निकालिए और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं बना के लोकेट कर लीजिए। अब हम लोग भारत के पश्चिम में स्थित देशों की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तथा अरब राष्ट्र हैं। वहीं पे सागर पारी राष्ट्रों में जो दूर हैं उनको अगर देखें, जो हमारे सागर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लेकिन हमसे दूर हैं, जो हमसे स्थल वाला कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हैं, लैंड मास कोई भी नहीं होता है जिनका, तो उनमें कौन कौन से आते हैं? सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, तंजानिया हो गया तथा कीनिया हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के टाइम में भी किस तरह से इन देशों को, मेडागास्कर में किस तरह से सैनिटाइज़र्स, मास्क वगैरह अवेलेबल करवाए गए थे, फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाए गए थे, किस तरह से हमारी नेवी ने इनको सपोर्ट किया था। तो ये जो कुछ लोकेशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वहीं एशिया के 5 राष्ट्र हैं, चीन, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान। उत्तर भारत के त्रिकोण पर एक साथ स्पर्श करते हैं। ये एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे होते हैं, वो आप लोग जब मैप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। अगर आप लोग एक बार
एटलस लेकर साथ में बैठेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी और 2 से 3 बार रिवीजन के बाद ये आप लोगों को एकदम याद हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सुदूर पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से देश हैं, तो जिसमें भारत म्यांमार त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारत के ऊपर चीन है और फिर नीचे उतर कर म्यांमार आता है। तो ये भी आप लोग मैप से पढ़ने की कोशिश करिएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में। और अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैप के थ्रू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, और भी आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो गए, उस हिस्ट्री भी इवेंट डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैप के इवन डेट हिस्ट्री में भी अगर आप मैप का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैपिंग आप लोग करते चलिए, और करंट की मैपिंग हम ही कराएंगे क्योंकि करंट की क्लास मुझे करानी है। पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 दिन में आपकी करंट की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब बाउंड्री लाइन अगर हम देखते हैं कि भारत की सीमा से लगने वाली सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन कौन कौन सी हैं, तो डूरंट रेखा जो आपके पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है, और रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के साथ है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, जिसमें इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को कौन अलग करता है, इसमें हम लोग पहले देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैप है आपके, इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं नेट से, देख लीजिए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, वहीं मिनिकॉय और मालवा द्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तमिलनाडु साउथ से श्रीलंका को पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है, वहीं अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जा रहा है। मैप के थ्रू आप लोग पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल द्वारा अलग किया जाता है, वहीं पर अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा, मालदीव एवं मिनिकॉय को 8 डिग्री के द्वारा। वहीं पर मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को श्रीलंका से और तमिलनाडु व श्रीलंका को पाक की खाड़ी से अलग करती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए होंगे या घटना चक्र लगाया होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। अगर हम इसमें देखें कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, हाईएस्ट पीक माउंटेन, तो वो K2 है, जम्मू कश्मीर में जो लोकेटेड है। इसको भी मैप के थ्रू देखिएगा, और अभी जब माउंटेन वाला आपकी मैपिंग करवाई जाएगी तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कहाँ पे क्या लोकेट है। सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में था अब अलग हो चुका है। -45 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रहता है। सबसे लंबी नदी है गंगा, 2510 किलोमीटर। इसका बेसिन क्षेत्र कितना है, 86,1400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन लेवल गंगा का क्या है, तो गंगा का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें ऑक्सीजन 25% के आसपास था, लेकिन अब ये कम हो चुका है। और डॉल्फिन एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि डॉल्फिन को बचाना है, क्योंकि डॉल्फिन जो है गंगा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वहीं पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो गंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर्स में से एक है, और यहाँ पे महाकुंभ का मेला भी इस समय चल रहा है। तो आप लोग इस पर थोड़ा फोकस रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं और किसकी हेल्प से स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट नमामि गंगे चलाया जा रहा है और जिसके कई सारे पिलर्स हैं। वहाँ पे क्या क्या किया जाना है, कैसे पेड़ लगाए जाने हैं, कैसे कम्युनिटी हेल्प ली जाएगी, कैसे वहाँ पे फोर्स लगाई जाएगी, कैसे वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो है उसको डेवलप किया जाएगा, इनकम जनरेट की जाएगी।
तो ये जो गंगा है, गंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मंजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन देख लेना, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ पे ये अपने आप से क्या कहलाती है। ठीक है, क्योंकि चीन में इसका नाम कुछ और है और ये हमारे वहाँ आते आते इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। जब हम लोग रिवर वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। वहीं सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में है। मरीना या विश्व के सबसे लंबे तटों में से एक है। यहाँ पे जो तत्व लिख गया है उसे तट कर लीजिएगा, वो तट है। और इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 1 मिनट। ये तत्व नहीं, तट है। ठीक है, तटों में से एक है। सबसे बड़े खारी पानी की झील कहाँ पर है? चिल्का झील है, उड़ीसा में। और सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा बांध है सतलज नदी पर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये ज्योग्राफी के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे जाते हैं तो एज़ पर नॉलेज पता होना चाहिए। और वैसे यहाँ से वनडे एग्ज़ाम्स में, पीसीएस में और आपके आरओ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है, जो भी देखा है, उसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा करंट में मुद्दा किसके साथ चल रहा है। चीन के साथ क्या विवाद चल रहा है, वो भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही है। पाकिस्तान के साथ क्या विवाद चल रहा है, बांग्लादेश का क्या है, सीए वाले मामले को लेकर अभी बहुत ज़्यादा जो इशू चल रहा था वो क्या है। अब जैसे सतलज नदी है तो वहाँ पे जो पंजाब है, हमारा पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता है। तो वहाँ का एरिया कैसा है, सॉइल कैसी है, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको भी उससे रिलेट करके देख सकते हैं। नदियों के टॉपिक को अगर हम देखें तो नदियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग तटों की बात करें तो तटों को यूएन के द्वारा कौन कौन सा दर्जा दिया गया है। अभी जब हम लोग आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का बेसिक। कल से हम लोगों की क्लास जो है प्रॉपर स्टार्ट होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे भांगड़ा बांध परियोजना, ये तो एक परियोजना है। ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो करंट में हैं, तो उनको आप लोग देखिएगा। करंट में कहीं से भी अगर कुछ न्यूज़पेपर में आ जाता है उसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पहले पूछा जा चुका है। लेकिन हाँ, अभी जो नए नए रिसेंट में हो रहे हैं, जिन बांधों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है या किसी तरह से कोई इशू हो रहा है, वहाँ पर उनके जल विवाद को लेकर किन राज्यों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नदी जल विवाद के टॉपिक में भी हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, नए मैप के हिसाब से जो हमारा भी नया आया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर को जो है एक अलग यूटीज़ बना दिया गया है। तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं कि अच्छा, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ देख लेते हैं। ये मैप है इसका, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसको मैंने नीचे लिख भी दिया है कि अगर आप लोगों को कहीं ना भी मिले, क्योंकि आप लोग ढूंढना चाहते भी नहीं हैं, तो उसमें देख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, हरियाणा की कौन सी है, पंजाब की कौन सी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड। और कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। और कैपिटल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप को लगा लें और पर डे 3-3 4-4 करके याद कर लें।
ठीक। केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानियों में आपका नीचे तक पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप लोग राजधानियाँ देख लीजिएगा अच्छे से, उनको याद कर लीजिएगा, कश्मीर का मुद्दा अच्छे से देख लीजिएगा। कल से हमारे लोगों की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी और ये क्लास इसलिए कम टाइम की ली गई हैं 2 दिन, जिससे आप लोगों को जो फैक्चुअल डेटा है वो अच्छे से याद हो जाए, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर सकें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते चलें, सीमा विवाद को देखते चलें, नदियों के विवादों को देखते चलें, हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या है उसको देखते चलें और उसमें किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिमोट एरियाज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉइल को लेकर वहाँ के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर बंद कर मतलब रोक लेते हैं और कल से प्रॉपर हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी और ये जो नोट्स हैं आपके ये सफिशेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आज मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से इस क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं। कल से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास 1.5 घंटे की प्रॉपर चलेगी और हम लोग फिजियोग्राफी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए उसको आगे तक लेके जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, काला पानी विवाद ज़रूर देख लें, चीन और भारत का विवाद ज़रूर देख लें, ग्वालवन वैली पे जो मुद्दा चल रहा है वो बाकी हम करंट में करवाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पहले से थोड़ा भी पता होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है गाइस, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल से जो क्लासेस हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस कल से आपकी चलेंगी। ओके, थैंक्स।